हेलो स्टूडेंट्स, आधार स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, हमने जो लैब असिस्टेंट फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए जो फिजिक्स की क्लासेस चलाई थी, आज उसकी नेक्स्ट क्लास है। आज हम नई यूनिट शुरू करने वाले हैं, थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स छोटी यूनिट है, 3-4 क्लासों में आराम से हो जाएगी। आप लोगों को इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। मुझे स्टूडेंट्स मैसेज करेगी सर सिलेबस नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। छोटी यूनिट है, अभी जो भी यूनिट आएगी वो 3-4 क्लासों में आराम से हो जाएगी। तो एग्जाम के पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आप लोगों को इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखो, जो ऊष्मागतिकी या थर्मोडायनामिक्स है वो क्या है, सबसे पहले तो इसके बारे में देखते हैं। ऊष्मागतिकी, तो ऊष्मागतिकी या हम जिसे थर्मोडायनामिक्स बोलते हैं, क्या होती है ये? तो स्टूडेंट्स, इसको ऐसे समझो कि ये भौतिक विज्ञान की वो शाखा है जिसमें ऊष्मा ऊर्जा के अन्य रूपों में रूपांतरण का अध्ययन करते हैं। मतलब इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं? इसमें अध्ययन करते हैं ऊष्मा ऊर्जा, इसका ऊर्जा के अन्य रूपों में, ऊर्जा के अन्य रूपों में रूपांतरण का अध्ययन। ध्यान से समझना इसको, ठीक है? क्या बोल रहा हूं मैं? ऊष्मागतिकी भौतिक विज्ञान की वो शाखा है जिसमें ऊष्मा ऊर्जा के अन्य रूपों में, ऊर्जा के अन्य रूप कैसे? जैसे गतिज ऊर्जा हो गई, स्थितिज ऊर्जा हो गई, कार्य हो गया, इनमें रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है। आया समझ में? हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ऊष्मागतिकी में जो है वो कार्य, ऊष्मा, आंतरिक ऊर्जा से संबंधित प्रक्रमों का अध्ययन होता है, से संबंधित प्रक्रमों का अध्ययन होता है। ठीक है? तो ये परिभाषा है, आप लोग लिख के रखना, काम में आ सकती है थर्मोडायनामिक्स को समझने के लिए। तो स्टूडेंट्स, ध्यान रहेगा, ऊष्मागतिकी क्या है? भौतिक विज्ञान की वो शाखा है जिसमें ऊष्मा ऊर्जा के अन्य रूपों में रूपांतरण का अध्ययन करते हैं। या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ऊष्मागतिकी में कार्य ऊष्मा और आंतरिक ऊर्जा से संबंधित प्रक्रमों का अध्ययन किया जाता है। आया समझ में इतना? तो ये तो हो गया ऊष्मागतिकी। अब देखो स्टूडेंट्स, इसमें एक शब्द आप लोगों को बार बार देखने को मिलेगा, ऊष्मागतिकी निकाय, थर्मोडायनामिक सिस्टम। ठीक है? एक शब्द आप लोगों को बार बार देखने को मिलेगा इसमें, ऊष्मागतिकी निकाय। ठीक है? ऊष्मागतिकी निकाय क्या होता है? ये इसको बोलते हैं अपन थर्मोडायनामिक सिस्टम बोला जाता है। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स है तो उनके लिए बता रहा हूं मैं, इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? थर्मोडायनामिक सिस्टम बोलेंगे, ऊष्मागतिकी निकाय। ये क्या होता है? ऊष्मागतिकी निकाय मतलब इस ब्रह्मांड का, इस अंतरिक्ष का वो भाग होता है जिसके अंदर हम ऊष्मा ऊर्जा के रूपांतरण का अध्ययन कर रहे हैं। जैसे ऊष्मागतिकी निकाय क्या होगा? जैसे मान लो एक ग्लास है, ग्लास में गर्म पानी रखा हुआ है और जैसे वो ठंडा हो रहा है, उसका ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है परिवेश के अंदर, जो सराउंडिंग है उसके अंदर। तो हम उस चीज का अध्ययन कर रहे हैं कि वो कैसे ठंडा हो रहा है, कितनी देर लग रही है उसको ठंडा होने में। तो वो क्या है? अपना ऊष्मागतिकी निकाय है। आया समझ में? देखो, ऐसे समझो कि मान लो जैसे एक कमरे में एक गिलास रखा हुआ है। ठीक है? इस गिलास में कुछ पानी है, ये किसी टेम्परेचर पर है। हम अध्ययन कर रहे हैं कि ये पानी कितनी देर में ठंडा हो रहा है, कैसे ठंडा हो रहा है, कितना समय लग रहा है, इसका ताप, दाब, आयतन, सबका अपन अध्ययन कर रहे हैं। तो ये वाला जो ग्लास है वो अपना ऊष्मागतिकी निकाय है। तो अपन परिभाषा में ऐसे बोल सकते हैं कि ब्रह्मांड का वो भाग जिसमें हम ऊष्मा ऊर्जा के रूपांतरण का अध्ययन कर रहे हैं, वो क्या है? ऊष्मागतिकी निकाय है। ठीक है? तो ये तो हो गया ऊष्मागतिकी निकाय। एक शब्द जो अभी मैंने काम में लिया, परिवेश, या जिसे हम क्या बोलते हैं? सराउंडिंग बोलते हैं। सराउंडिंग क्या है? कि निकाय को छोड़ के जो बाकी का भाग बच गया, इस निकाय को छोड़ के, इस ग्लास को छोड़ के जो भी बाकी का भाग बच गया पूरे ब्रह्मांड में, वो सब क्या कहलाता है? परिवेश कहलाता है, सराउंडिंग कहलाता है। ठीक है? तो ये थर्मोडायनामिक सिस्टम हो गया, ये थर्मोडायनामिक सिस्टम है। और इसके अलावा जो भी चारों तरफ का बच गया वो क्या है? परिवेश है, सराउंडिंग है। आया समझ में इतना? ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये बेसिक जो
शब्द हैं जिनके मतलब हमें पता होनी चाहिए, वो मैंने शब्द आप लोगों को बताए हैं। अब स्टूडेंट्स, इसमें एक शब्द आप लोग बार बार और देखोगे जो आप लोगों को जो है अक्सर कंफ्यूज कर सकता है। एक शब्द होता है जो है ऊष्मा गतिकीय चर। ठीक है, इंग्लिश में बोले तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं ऊष्मा गतिकीय चर जो है ये बोले जाते हैं थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स। क्या बोले जाते हैं? थर्मोडायनामिक वेरिएबल। देखो, थर्मोडायनामिक वेरिएबल क्या होते हैं? ये वो राशियां होती है जिनमें परिवर्तन होता रहता है। चर मतलब बदलना, वेरिएबल जो वेरी करता है, बदलता है। तो ऊष्मा गतिकीय चर का मतलब, थर्मोडायनामिक वेरिएबल का मतलब वो राशियां जिनके परिवर्तन का अध्ययन हम कर रहे हैं। जैसे मैं आप लोगों को बताऊं तो ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है स्थूल चर, ठीक है, एक होता है सूक्ष्म चर। सूक्ष्म चर दो प्रकार की राशियां हैं ये। स्थूल चर मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स हो गए ये, और सूक्ष्म चर माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल। ध्यान रखना, ये मैक्रोस्कोपिक स्थूल चर है और ये है माइक्रोस्कोपिक सूक्ष्म चर है। ये कौन सी राशि है? तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ताप, दाब, आयतन, द्रव्यमान, ठीक है, पदार्थ की मात्रा जिसको अपन n से लिख देते हैं, n है पदार्थ की मात्रा, मोल में जिसको दर्शाते हैं, ये सब क्या है? ये स्थूल चर है। ठीक है, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ठीक है, मास, और ये मोल्स, उसकी क्वांटिटी, पदार्थ कितना है, मैटर कितना है, उसकी क्वांटिटी। तो ये तो हो गए स्थूल चर। सूक्ष्म चरों की बात करें तो सूक्ष्म चर आप लोग ऐसे ध्यान रखना कि जैसे मान लो ये पात्र है, इसमें पानी है, पानी के अणु है, ये अणु किस प्रकार से गति कर रहे हैं, इनकी गति का कंपोनेंट्स क्या है, इसकी गति के कंपोनेंट्स क्या है। हम बात करें कि इनके जो पानी है, पानी के अणुओं का ओरिएंटेशन, उनका विन्यास कैसा है, ये सब अगर अपन देखें तो ये सूक्ष्म चरों में आते हैं। ठीक है, सूक्ष्म चर मतलब अणुओं का ओरिएंटेशन कैसा है, अणुओं का विन्यास कैसा है, अणु किस प्रकार से गति कर रहे हैं, एक्स अक्ष में क्या वेग है, वाई अक्ष में क्या वेग है, ऐसे वेलोसिटी कंपोनेंट्स अगर हम देख रहे हैं तो वो आते हैं किसमें? सूक्ष्म चरों में आते हैं। तो स्थूल चर का मतलब आप लोग ऐसे समझ लो सीधी भाषा में कि ऐसी राशियां जिनका हम अनुभव सामने से कर सकते हैं। जैसे टेम्परेचर है, हम देख सकते हैं कि इसका टेम्परेचर बदल रहा है, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, अपन वैसे ही चेक कर लेंगे। आयतन बदल रहा है तो हमें दिख जाएगा कि जैसे मान लो अभी इतना आयतन है, अगर आयतन बढ़ेगा तो ये ऐसे बढ़ेगा, तो आयतन बढ़ता हुआ हमें दिख जाएगा। मतलब जिनका अध्ययन या जिनको हम आसानी से अनुभव कर सकते हैं स्थूल चर कहलाते हैं। सूक्ष्म चर जिनको हम सामान्य रूप से नहीं देख पाते, क्योंकि अपन सूक्ष्म चर जो पद होते हैं वो आणविक लेवल पर होते हैं। किस पर होते हैं? आणविक लेवल पर होते हैं, अणुओं के स्तर पर होते हैं। तो अणुओं के स्तर पर जाकर हम नहीं देख सकते इनको, ठीक है ना। तो इस तरीके से अंतर ध्यान रखना। तो टॉपिक हो गया ऊष्मा गतिकीय चर। अगर हम अब बात करें तो एक जो महत्वपूर्ण आप लोगों को इसमें कंफ्यूज करेगा वो आप लोगों को याद रखना है कि इसकी एक चिन्ह परिपाटी भी अपन काम में लेंगे। चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी का मतलब जब भी कोई निकाय पर कार्य होगा, निकाय कार्य करेगा, ऊष्मा का स्थानांतरण होगा, तो हम इनके चिन्ह कैसे रखेंगे। तो आप लोगों को चाहे और कुछ लिखो या नहीं लिखो, ये जरूर लिख के रखना है, बहुत ज्यादा काम में आएगा। तो स्टूडेंट्स ऐसे ध्यान रखना इसको कि यदि निकाय, ठीक है, निकाय का मतलब मैं ऊष्मा गति की निकाय की बात कर रहा हूं। निकाय द्वारा कार्य हो रहा है, अगर निकाय द्वारा कार्य किया जा रहा है, निकाय द्वारा कार्य किया जा रहा है, तो इसे हम पॉजिटिव लेंगे, धनात्मक लेंगे। ठीक है, निकाय पर कार्य कर रहे हैं मतलब निकाय पर, सिस्टम पर हम कोई बाहर से कार्य कर रहे हैं, बाहर से कोई वर्क किया जा रहा है, निकाय पर कार्य हो रहा है, तो इसे हम लिखेंगे हमेशा नेगेटिव। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये पॉजिटिव क्यों है, ये नेगेटिव क्यों है। जब हम कार्य पढ़ेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा ये। ठीक है, तो ध्यान रखना निकाय द्वारा, अगर निकाय खुद कार्य कर रहा है तो कार्य पॉजिटिव आएगा, अगर निकाय पर हम कार्य कर रहे हैं तो कार्य नेगेटिव आएगा। इसके अलावा अगर आप लोग देखो तो एक देख सकते हो कि अगर हम निकाय को ऊष्मा दे रहे हैं,
निकाय को ऊष्मा हम दे रहे हैं, निकाय को ऊष्मा दे रहे हैं, तो इस ऊष्मा ऊर्जा को हम धनात्मक लिखेंगे, पॉजिटिव लिखेंगे। अगर निकाय से ऊष्मा का निष्कासन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, निष्कासन कर रहे हैं, ध्यान रखना, अगर निकाय से ऊष्मा निकाल रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, तो उस कंडीशन में ऊष्मा ऊर्जा को किस में लिखेंगे, नेगेटिव लिखेंगे। ठीक है, तो यह आप लोगों को चिन्ह परिपाटी ध्यान रखनी है, विशेषतः बार बार काम में आएगी। अगर निकाय को ऊष्मा दे रहे हैं, जैसे इस ग्लास को हम ऊष्मा ऊर्जा दे रहे हैं, इसको गर्म कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जो दी जाने वाली ऊष्मा की मात्रा है उसको पॉजिटिव लिखा जाएगा, धनात्मक लिखेंगे। अगर मान लो इससे ऊष्मा ऊर्जा बाहर निकल रही है, ठंडा हो रहा है, तो उस कंडीशन में जो ऊष्मा ऊर्जा बाहर निकल रही है उसको किस में लिखा जाएगा, नेगेटिव में लिखा जाएगा, ऋणात्मक लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये चिन्ह परिपाटी आप लोगों को ध्यान रखनी है। आप लोग जो है इसको एक बार लिख लो तो आप लोगों के लिए सही रहेगा। अब स्टूडेंट्स एक और जो पॉइंट अपन देख लेते हैं काम का है। ठीक है, जैसे यहां पर कार्य की बात कर रहे हैं तो अपन कार्य को ही पढ़ लेते हैं। कार्य जिसे हम क्या बोलेंगे, वर्क। ठीक है, कार्य क्या होता है और इसकी गणना हम कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट्स ऐसे समझो कि मैं एक निकाय लेता हूं, मान लो निकाय में मैंने क्या लिया, एक मेरे पास सिलेंडर है। ठीक है, एक सिलेंडर है और इसमें क्या लगाया हुआ है, एक पिस्टन लगाया हुआ है। ठीक है ना, एक सिलेंडर है, सिलेंडर मान लो, और उसमें क्या लगाया हुआ है, पिस्टन लगाया हुआ है, और यहां पर गैस भरी हुई है। क्या भरी हुई है, गैस भरी हुई है। अब स्टूडेंट्स मान लो अभी अंदर जो दाब है वो दाब है P, दाब कितना है, P है, और जो आयतन है अंदर वो मान लेते हैं V1 है। आया समझ में, अंदर का प्रेशर P है और अंदर का जो यहां पर जो भी गैस है, जिस दूरी में गैस भरी हुई है, जितने भाग में गैस भरी हुई है, उसका वॉल्यूम, आयतन जो है वो कितना है, V1 है। अब हमने क्या किया, इसको ऊष्मा ऊर्जा दी। ठीक है, गैस को हम ऊष्मा ऊर्जा स्थानांतरित कर रहे हैं। ऊष्मा ऊर्जा स्थानांतरित करेंगे तो क्या होगा, गैस फैलेगी, ये आप लोगों को अच्छे से पता है। गैस फैलेगी, गैस का प्रसार होगा, प्रसार होगा तो पिस्टन किधर जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, तो मान लो ये पिस्टन जो है वो यहां तक आगे बढ़ जाता है। आया समझ में, पिस्टन कितना ऊपर बढ़ गया, मान लो ये पिस्टन बढ़ गया यहां से यहां तक dx, कितना ऊपर बढ़ गया, dx, ये स्थान में परिवर्तन जो हुआ है इसके, वो dx हुआ है। क्यों बढ़ा ये, क्योंकि गैस ने क्या किया, इस पिस्टन पर यहां पर बल लगाया। क्या लगाया स्टूडेंट्स, बल लगाया F। आया समझ में, देखो फिर से समझो, हमने गैस को ऊष्मा ऊर्जा दी, या इसमें गैस भरी हुई है, ऊष्मा ऊर्जा दी। जैसे ही गैस को ऊष्मा ऊर्जा दी तो गैस का क्या हुआ, प्रसार हुआ। गैस ने क्या किया, इस पिस्टन के ऊपर की ओर बल लगाया। ऊपर की ओर बल लगाया तो ये पिस्टन किधर बढ़ गया, ऊपर बढ़ गया। कितना बढ़ गया, dx ऊंचाई तक ये बढ़ गया है। आया समझ में इतना। अब देखो हमें कार्य की गणना करनी है, तो कार्य कैसे ज्ञात करेंगे। देखो स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। क्या होता है, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। देखो विस्थापन हमने थोड़ा ही लिया है तो कार्य भी थोड़ा ही होगा। थोड़ा कार्य को अपन dw से लिख देते हैं। बल कितना लगाया है, F, और विस्थापन कितना हुआ है, थोड़ा विस्थापन हुआ है, dx। तो dw बराबर क्या हो गया, F dx। अब F देखो कहां से आ रहा है, जो गैस जो है, गैस के दाब से ये बल मिल रहा है, क्योंकि गैस का प्रसार हो रहा है। गैस जो है पिस्टन पर ऊपर की ओर दाब लगा रही है, तो दाब से हमें ये बल मिला है। तो हम क्या लिख सकते हैं, आप लोगों को पता है कि दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल किसका आएगा, इस पिस्टन का क्षेत्रफल आएगा ये। ठीक है, तो दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। तो बताओ बल बराबर क्या हो जाएगा, PA हो जाएगा क्या। ठीक है, अब ये F का मान मैं यहां रख देता हूं, तो dw बराबर क्या आ गया, F की जगह लिख देता हूं मैं PA dx। ठीक है, अगर स्टूडेंट्स आप लोग इसको ध्यान से देखोगे तो ये क्या होगा, ADX जो है, देखो क्षेत्रफल इंटू दूरी, ये वाला क्षेत्रफल इंटू दूरी आयतन के बराबर होता है। आप लोग ऐसे समझो कि एक बेलन जो होता है, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r² h, यही होता है।
पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल हो गया, पाई आर स्क्वायर क्या हो गया, क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल, जैसे मान लो ये पिस्टन है, ये क्या है, पिस्टन, तो पिस्टन के इस भाग का क्षेत्रफल, ये वाला भाग कैसा होता है, वृत्ताकार होता है, तो देखो वृत्त का क्षेत्रफल हो गया a, और h क्या है, ऊंचाई, ये पिस्टन कितना ऊपर बढ़ा, dx ऊपर बढ़ा, तो ये dx हो गया। तो एक तरीके से पाई आर स्क्वायर h जो है वो आयतन होता है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, a dx लिख सकते हैं। तो a dx क्या है, ये वो आयतन है जो यहां पर बढ़ गया है, गैस ने बढ़ा दिया है, ठीक है। तो dw बराबर क्या लिख सकते हैं, p dv। तो स्टूडेंट्स ये कार्य का सूत्र होता है, dw बराबर क्या होगा, p dv। यानी अगर दाब और आयतन को गुणा करते हैं, ध्यान रखना, अगर दाब और आयतन को गुणा करते हैं तो क्या मिलता है, कार्य मिलता है। तो ये भी आप लोगों को लिख के रखना है, काम में आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इतना हमने पढ़ लिया है। अब आगे देखो, इसके ऊपर और देख लेते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक, इसको लिख लिया होगा, मैं इधर से मिटा रहा हूं। अब एक और जो महत्वपूर्ण आप लोगों को टॉपिक देखना है, वो देखना है आंतरिक ऊर्जा। क्या देखना है, कार्य हो गया, कार्य के बाद में आंतरिक ऊर्जा, ये भी आप लोगों को समझना है। क्या होती है आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी क्या होती है, किसी भी गैस की, किसी भी पदार्थ की इंटरनल एनर्जी क्या होती है, आंतरिक ऊर्जा क्या होती है, ध्यान से समझना है इसको। तो स्टूडेंट्स, जो भी कोई निकाय है उसकी आंतरिक ऊर्जा जो है वो उसके अणुओं से संबंधित होती है। किससे संबंधित होती है, उस निकाय में जो भी पदार्थ है उसके अणुओं से। तो ये आणविक होती है, क्या होती है, आणविक होती है, अणुओं से संबंधित होती है, ठीक है। अणुओं से संबंधित कौन सी ऊर्जा, तो आणविक मतलब अणुओं की गतिज ऊर्जा और अणुओं की स्थितिज ऊर्जा। ध्यान से समझना, आंतरिक ऊर्जा जो है वो गैस के, कोई भी जल है, पानी मतलब पानी है, कोई भी पदार्थ है, ठोस द्रव गैस, कैसा भी पदार्थ है निकाय के अंदर, उस निकाय के कुछ तो अणु होंगे, वो अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या है, उन अणुओं की स्थितिज ऊर्जा क्या है, उन दोनों ऊर्जाओं का जो टोटल होता है उसे हम क्या बोलेंगे, आंतरिक ऊर्जा बोलेंगे। तो आणविक गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा प्लस आणविक स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूं यू के और इसको लिख देता हूं यू पी, ठीक है। ये है कौन सी ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी है, किसकी, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी है, और ये जो है पोटेंशियल एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की। जो भी कोई भी गैस है, मान लो हमने सिस्टम कोई भी लिया है, ठीक है, ऐसा कोई पात्र लिया है, सिलेंडर लिया है जिसमें कोई गैस भरी हुई है, तो गैस के अणु स्थिर तो नहीं होंगे, वो गति कर रहे होंगे, इधर उधर गति कर रहे हैं, तो उनमें गतिज ऊर्जा आएगी, ठीक है। उसे हम बोलेंगे आणविक गतिज ऊर्जा, यूके से दर्शाएंगे। आणविक स्थितिज ऊर्जा, जैसे मान लो गैस के कोई दो अणु हैं, दो अणु एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, तो ये अणु एक दूसरे पर आणविक बल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, आणविक बल। इस आणविक बल के कारण जो ऊर्जा बनती है उसे हम क्या बोलेंगे, आणविक स्थितिज ऊर्जा। देखो सिंपल सी बात है, मान लो ये कोई पात्र है, इसमें ये पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है, और इसमें ये गैस के कुछ अणु हैं, ठीक है। ये अणु गैस के स्थिर तो नहीं रहेंगे, ये अणु लगातार इधर उधर गति करेंगे। अगर अणु गति कर रहे हैं तो इनमें कौन सी ऊर्जा आएगी, गतिज ऊर्जा आएगी, ठीक है। तो अणुओं की गतिज ऊर्जा हो गई है। अब जैसे मान लो ये अणु इधर आ रहा है, जैसे इस वाले अणु के पास में आएगा ये, तो ये एक दूसरे पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगाएंगे, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, आणविक बल बोलते हैं। इस आणविक बल के कारण जो ऊर्जा बनती है उसे क्या बोलते हैं, आणविक स्थितिज ऊर्जा। और इन दोनों ऊर्जाओं का जो योग होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, आंतरिक ऊर्जा, जिसको हम यू से दर्शाएंगे। किससे दर्शाएंगे, यू से। तो ध्यान रखना, किसी भी निकाय के किसी जो भी पदार्थ है उसमें उस पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा क्या होती है, उसके अंदर उपस्थित अणुओं की गतिज ऊर्जा और उसमें उपस्थित अणुओं की स्थितिज ऊर्जा का योग होता है आंतरिक ऊर्जा। आया समझ में स्टूडेंट्स इतना, ठीक है। तो अच्छे से इसको समझना है। ये तो हो गई किसी भी गैस की बात। अब हम यहीं पे बात कर लेते हैं, अगर मान लो अपने पास गैस कैसी है, आदर्श गैस है। कैसी गैस है,
आदर्श गैस। तो ये आप लोगों को यही समझ में आ जाएगा अच्छे से कि एक नॉर्मल गैस में और एक आदर्श गैस में क्या डिफरेंस होता है। एक नॉर्मल गैस और एक आदर्श गैस में क्या डिफरेंस होता है, क्या आदर्श गैस वास्तव में होती है। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना, आदर्श गैस वास्तव में बिल्कुल भी नहीं होती। आइडल गैस जो है वो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन जो नॉर्मल गैसेज होती है वो कभी कभी आदर्श गैस के जैसा व्यवहार कर सकती है। अब ये आदर्श गैस का व्यवहार क्या होता है, तो आप लोग ऐसे समझो, आदर्श गैस उस गैस को बोलेंगे जिसके अणु एक दूसरे से कोई अन्योन्य क्रिया नहीं करते, एक दूसरे से कोई भी आणविक बल नहीं अन्योन्य क्रिया का मतलब इन दोनों के बीच में कोई म्यूचुअल इंटरेक्शन नहीं है, ठीक है। कोई म्यूचुअल कोई ये फोर्स अपने ऊपर नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। मतलब ये वाला अणु इस पर बल नहीं लगा रहा, ये वाला अणु इस पर बल नहीं लगा रहा, मतलब ये अणु इतनी दूर दूर है कि इनके बीच में कोई बल नहीं लग रहा, ठीक है। अगर इनके बीच में कोई बल नहीं लग रहा तो बताओ स्थितिज ऊर्जा होगी क्या, स्थितिज ऊर्जा यूपी का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना, ये यू बराबर क्या होता है, यूके प्लस यूपी। यूके मतलब गतिज ऊर्जा और यूपी मतलब स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा किसके कारण होती है, अणुओं के बीच में लगने वाले बल के कारण होती है। लेकिन अगर मान लो इन अणुओं के बीच में कोई बल नहीं लगे, क्योंकि अणु हमने क्या माने कि दूर दूर माने हैं इनको, तो अणुओं के बीच में अगर कोई बल नहीं होगा तो ये वाली ऊर्जा क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। उस कंडीशन में आंतरिक ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगी, गतिज ऊर्जा के बराबर। यानी आदर्श गैस उस गैस को बोलते हैं जिसकी आंतरिक ऊर्जा केवल गतिज ऊर्जा के रूप में होती है। आदर्श गैस उस गैस को बोला जाता है, या अगर कोई गैस की कुल आंतरिक ऊर्जा केवल उसकी गतिज ऊर्जा के रूप में है तो उस गैस को हम आदर्श गैस कह सकते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आप लोगों को यह भी ध्यान रखना है कि जो गतिज ऊर्जा होती है, मुझे बताओ ये अणु जो है वो इस सिलेंडर के अंदर स्थिर क्यों नहीं है, ये लगातार गति क्यों कर रहे हैं, इनको ऊर्जा कहां से मिल रही है, ये अणु एक जगह पर रुके हुए क्यों नहीं है, ये लगातार गति क्यों करते रहते हैं किसी भी गैस के अणु। क्योंकि स्टूडेंट्स इनमें जो गतिज ऊर्जा है वो ऊष्मा से मिलती है, इनको किससे मिलती है, ऊष्मा से। यानी जो टेम्परेचर होता है वो इनकी गतिज ऊर्जा का निर्धारण करता है। हम ये बोल सकते हैं कि जो गतिज ऊर्जा है, ये जो गतिज ऊर्जा है ये किस पर डिपेंड करती है, तापमान पर निर्भर करती है। ध्यान रखना, तापमान पर क्यों निर्भर करेगी, सिंपल सी बात है, अगर मुझे इसका टेम्परेचर बढ़ाना है तो ऊष्मा देनी पड़ेगी, ठीक है। इस गैस का मुझे मान लो टेम्परेचर बढ़ाना है तो मुझे क्या देना पड़ेगा, ऊष्मा ऊर्जा इसको देनी पड़ेगी। जब मैं इसको ऊष्मा ऊर्जा दूंगा तो वो ऊर्जा कौन ग्रहण करेगा, ये अणु ग्रहण करेंगे, और अणु जैसे ऊर्जा ग्रहण करेंगे तो ये तेजी से गति करने लगेंगे, यानी इनकी क्या बढ़ जाएगी, गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। इसका मतलब अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा। कहने का मतलब जो गतिज ऊर्जा है, आणविक गतिज ऊर्जा है, वो उस गैस के अणुओं के तापमान पर या उस गैस के तापमान पर डिपेंड करती है। और आदर्श गैस में केवल अगर कोई ऊर्जा होती है आंतरिक ऊर्जा के रूप में तो वो केवल गतिज ऊर्जा होती है। क्या होती है स्टूडेंट्स, गतिज ऊर्जा। तो मुझे बताओ, ये आप लोग ऐसा मान लोगे क्या कि अगर गैस का, किसका, आदर्श गैस का अगर हमने टेम्परेचर बदला, आदर्श गैस का क्या बदला, टेम्परेचर, आदर्श गैस का टेम्परेचर बदलते ही उसकी इसमें परिवर्तन हो जाएगा आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा में। क्यों होगा, क्योंकि तापमान बदलेंगे तो गतिज ऊर्जा बदलेगी, और गतिज ऊर्जा बदल रही है तो आंतरिक ऊर्जा बदल रही है। क्योंकि आदर्श गैस में जो भी टोटल एनर्जी है, टोटल इंटरनल एनर्जी है, वो केवल और केवल किसके रूप में है, गतिज ऊर्जा के रूप में है। ये होनी तो ऐसे चाहिए थी, यूपी भी होना चाहिए, लेकिन यूपी का मान यहां पर क्या है, 0 है। कौन सी गैस के लिए, केवल आदर्श गैस के लिए। यूपी का मान मतलब ये आणविक स्थितिज ऊर्जा का मान 0 क्यों है स्टूडेंट्स, वो इसलिए है क्योंकि आदर्श गैस के अणुओं के बीच में कोई बल अपन नहीं मानते। क्यों नहीं मानते, क्योंकि आदर्श गैस के अणु काफी दूर दूर होते हैं। आदर्श गैस के अणु काफी दूर दूर होते हैं। अगर आदर्श गैस के अणु काफी दूर दूर है तो ये एक दूसरे पर बल नहीं लगाएंगे, बल नहीं लगाएंगे तो स्थितिज ऊर्जा 0 हो जाएगी। स्थितिज ऊर्जा 0 हो जाएगी तो आंतरिक ऊर्जा केवल किसके रूप में रहेगी, गतिज ऊर्जा के रूप में रहेगी। ठीक है, तो आप लोगों को मेरे ख्याल से इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आप लोगों को, चलो मैं यही सोचता हूं कि अगर मुझे किसी गैस को आदर्श गैस की तरफ व्यवहार करवाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। अगर मुझे किसी गैस को
आदर्श गैस की तरह व्यवहार में लाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। अगर मैं जैसे मान लो ये कमरा है, इस कमरे में गैस के अणु बहुत पास पास में हो, ठीक है, कमरे में अगर गैस के अणु क्या हो, बहुत पास पास में हो, पास पास में होंगे तो क्या होगा, एक दूसरे पर अन्योन्य क्रिया करेंगे, मतलब एक दूसरे पर आणविक बल लगाएंगे। आणविक बल लगाएंगे तो उसमें कौन सी ऊर्जा आ जाएगी, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा आ गई तो आदर्श गैस में तो ये तो होती नहीं है, यानी उस कंडीशन में वो गैस आदर्श गैस की तरह व्यवहार बिल्कुल भी नहीं करेगी। अगर मान लो मैं इसमें गैस बहुत कम भरूं, इस कमरे में गैस की मात्रा बहुत कम हो, गैस की मात्रा मतलब मान लो मैंने इतने बड़े कमरे में केवल 100 अणु ही रखे, 100 अणु रखे तो वो अणु काफी दूर दूर होंगे, ठीक है। अगर अणु मैं कम भरूंगा, इसमें इस कमरे में अणु कम डालूंगा मैं गैस के, तो गैस के वो अणु दूर दूर होंगे, दूर दूर होंगे तो वो एक दूसरे पर कोई बल नहीं लगाएंगे, एक दूसरे पर कोई आकर्षण प्रतिकर्षण बल नहीं लगाएंगे, तो स्थितिज ऊर्जा जीरो हो जाएगी। स्थितिज ऊर्जा जीरो हो जाएगी, इसका मतलब आंतरिक ऊर्जा केवल किसके रूप में रहेगी, गतिज ऊर्जा के रूप में, और वो गैस किसकी तरह व्यवहार करने लग जाएगी, आदर्श गैस की तरह व्यवहार करने लग जाएगी। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं, इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो कोई भी गैस है, कार्य करेंगे, कार्य का मान पीडीवी हो जाएगा। अगर आंतरिक ऊर्जा की बात करते हैं तो वो मैंने आप लोगों को बता दिया है, आदर्श गैस मैंने आप लोगों को समझा दी है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स एक और जो महत्वपूर्ण पॉइंट आएगा इसमें आप लोगों को, वो आएगा सूचक आरेख। क्या आएगा, सूचक आरेख, या इसे हम पीवी वक्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीवी वक्र, ठीक है। तो सूचक आरेख, सूचक आरेख क्या होता है, पीवी वक्र क्या होता है, मतलब अगर किसी गैस के दाब और आयतन के बीच में हम कोई ग्राफ बनाते हैं, किसी गैस के दाब में कैसे परिवर्तन हो रहा है, उसके आयतन में कैसे परिवर्तन हो रहा है, अगर वो हम किसी ग्राफ से दर्शाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं अपन, पीवी वक्र बोलते हैं, सूचक आरेख बोला जाता है, ठीक है। क्योंकि कोई भी अगर सिस्टम है, उस सिस्टम में क्या परिवर्तन हो रहा है, उसमें कौन सा प्रोसेस चल रहा है, क्या प्रक्रम उसमें चल रहा है, अगर ये सब हमें अगर देखना है, समझना है, तो हमें अध्ययन करना पड़ेगा स्थूल चरों का, मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स जो हैं उनका अध्ययन करना पड़ेगा। वो क्या क्या है, अभी मैंने बताया क्या क्या है, ताप, दाब, आयतन, द्रव्यमान और पदार्थ की मात्रा, ये सब स्थूल चर हैं। अगर इनमें कोई भी परिवर्तन हो रहा है तो इसका मतलब वहां पर कोई ना कोई प्रोसेस चल रहा है, कोई ना कोई प्रक्रम चल रहा है, किसी ना किसी तरीके से ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है। तो इसका मतलब ये जो अध्ययन हम अगर देखना चाहें, पढ़ना चाहें और दर्शाना चाहें तो वो किससे दर्शाते हैं, सूचक आरेख। सूचक आरेख किस किस के बीच का होता है, तो ध्यान रखना, दाब और आयतन, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का होता है। अब इसमें जो प्रेशर है वो वाई अक्ष पर लेते हैं और जो वॉल्यूम है वो एक्स अक्ष पर लेते हैं। वॉल्यूम को एक्स अक्ष पर, प्रेशर को वाई अक्ष पर लिया जाता है। आया समझ में। तो मान लो जैसे हमने इसमें गैस भरी है, एक इसमें गैस भरी है, तो प्रारंभिक स्थिति में इनिशियल स्टेट पर जो इसके अंदर दाब है वो P1 है और आयतन जो है वो कितना है, V1 है, जो इस ग्राफ में कुछ यहां से हमें मिल रहा है, ठीक है। यहां पर दाब कितना P1 और आयतन कितना V1। अब क्या हुआ स्टूडेंट्स, हमने इसको ऊष्मा ऊर्जा देना शुरू कर दिया, ठीक है। हम इसको ऊष्मा ऊर्जा दे रहे हैं, ऊर्जा दे रहे हैं ऊष्मा के रूप में। तो ऊष्मा ऊर्जा दे रहे हैं तो यहां पर गैस के अणु ऊर्जा ग्रहण करेंगे, गैस के अणु दूर दूर फैलेंगे, प्रसार होगा, इनका प्रसार होगा, तो यहां का टेम्परेचर तो बदल ही रहा है, उसके साथ साथ इसका प्रेशर भी बदल गया और वॉल्यूम भी बदल गया, ठीक है। कितने हो गए, P2 V2 हो गए। तो मान लो ये जो अंतिम स्थिति आई वो यहां पर आ गई है, कितनी आ गई है, P2 V2, यानी ये प्रोसेस कुछ इस तरीके से बदल की गई है। ये स्टेट है A, प्रारंभिक स्थिति है, ये बिंदु है B जो अंतिम स्थिति को दर्शा रहा है, ठीक है। अब इस दौरान जैसे भी परिवर्तन हुआ है वो हमने इस ग्राफ द्वारा दर्शा दिया, इसलिए इसको हम क्या बोल देंगे, सूचक आरेख बोल देंगे। क्या बोल देंगे स्टूडेंट्स, सूचक आरेख। अब देखो यहां पर इस परिवर्तन के दौरान जो ऊष्मा हमने दी उसके दौरान निकाय पर कितना कार्य हुआ या निकाय ने कितना कार्य किया, अगर वो कार्य निकालना है तो आप लोगों को क्या करना है, जो इसके अंतर्गत जितना भी ये क्षेत्रफल आ गया, इसके अंडर जितना भी ये क्षेत्रफल आया है, अगर ये क्षेत्रफल आप लोग निकाल लोगे तो वो कार्य के बराबर होगा। यानी ये वाला जो क्षेत्रफल है
क्षेत्रफल जो है वो किसके बराबर होता है, कार्य के बराबर होता है। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना, इस पर भी न्यूमेरिकल बनते हैं। यानी सूचक आरेख के अंतर्गत जितना भी क्षेत्रफल आता है वो कार्य को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, कार्य को। अब आप लोग समझ जाओगे अपने आप, अगर ये कार्य पॉजिटिव आ गया, ये कार्य क्या आ गया, पॉजिटिव कार्य, अगर पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब क्या होगा कि निकाय खुद कार्य कर रहा है, क्योंकि चिन्ह परिपाटी में मैंने बताया था। यहां पे देखो, अगर इस कार्य का मान नेगेटिव आ गया, ऋणात्मक आ गया, तो इसका मतलब निकाय पर कार्य किया जा रहा है। ठीक है, अपने आप लोग इसको समझ जाओगे। तो सूचक आरेख हो गया, ये अपन बार बार काम में लेंगे, वो सारे मैंने आप लोगों को टर्म्स समझा दिए हैं। स्टूडेंट्स मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप लोग लिखना चाहो तो इसको लिख लो। हम बात करते हैं कि ऊष्मा का परिवर्तन हो रहा है, हम किसी निकाय को ऊष्मा दे रहे हैं, ऊष्मा कार्य में बदल रही है, आंतरिक ऊर्जा में बदल रही है, कोई भी प्रोसेस चल रहा है। ये प्रोसेस कैसे कैसे हो सकते हैं, प्रोसेस हिंदी में बोले तो प्रक्रम बोल सकते हैं। किसी भी ऊष्मा गतिकीय निकाय में क्या क्या प्रक्रम हो सकते हैं, ठीक है, तो वो हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना, कुछ प्रक्रम होते हैं, कुछ प्रोसेस होती है। क्या है, प्रक्रम, प्रक्रम या जिसे हम बोल सकते हैं प्रोसेस। तो ये कितने प्रकार के हो सकते हैं, देखो हमें कुछ प्रक्रम पढ़ने हैं, जैसे समायतनिक प्रक्रम पढ़ना में, समआयतनिक प्रक्रम, ठीक है। समायतनिक प्रक्रम क्या बोल सकते हैं, इसको आइसोमेट्रिक प्रोसेस बोल सकते हैं। एक जैसे अपन देख लेंगे समदाबीय प्रक्रम, समदाबीय प्रक्रम। समदाबीय प्रक्रम क्या होता है, ये आइसोबोरिक प्रोसेस होता है, ठीक है। इंग्लिश में भी मैं आप लोगों को बोलता जा रहा हूं, जिसको हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम का दिक्कत नहीं आएगा। तो समायतनिक प्रक्रम आइसोमेट्रिक या आइसोटोरिक प्रोसेस बोलते हैं। समदाबीय प्रक्रम आइसोबेरिक प्रोसेस होता है। समदाबीय प्रक्रम के बाद में अगर हम देखें तो समतापीय प्रक्रम देख सकते हैं, समतापीय प्रक्रम। समतापीय प्रक्रम यानी आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक रुद्धोष्म प्रक्रम भी होता है। क्या होता है, रुद्धोष्म प्रक्रम। स्टूडेंट्स क्या है ये रुद्धोष्म प्रक्रम, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो रुद्धोष्म प्रक्रम को इंग्लिश में बोला जाता है एडियाबेटिक प्रोसेस। क्या बोला जाता है, एडियाबेटिक प्रोसेस। तो ध्यान रखना, ये 4 प्रकार के प्रक्रम है जिसके बारे में अध्ययन करना है। अब देखो कोई भी प्रक्रम कैसा है तो ये हमें कैसे पता चलेगा, या कोई भी किसी निकाय में कोई भी प्रोसेस चल रहा है तो उसका कैसे पता चलेगा। अभी मैंने बताया कि यदि उस निकाय के दाब, प्रेशर, उस निकाय के आयतन, वॉल्यूम, उसके टेम्परेचर T, ठीक है, तापमान, अगर इनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन हो रहा है तो इसका मतलब उस निकाय में क्या चल रहा है, प्रक्रम चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है। अब देखो बहुत आसान शब्द है, आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएंगे। अगर मान लो समायतनिक प्रक्रम है, कैसा प्रक्रम है, समायतनिक प्रक्रम है। समायतनिक, आयतन का मतलब वॉल्यूम होता है, सम का मतलब समान रहना, यानी आयतन समान रहना, आयतन का नहीं बदलना। अगर P, V और T में से आयतन V कांस्टेंट है, V नहीं बदल रहा, केवल P और T बदल रहा है, तो ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, समायतनिक प्रक्रम। यानी इसमें क्या होता है, V कांस्टेंट होता है, V क्या होता है, कांस्टेंट, और परिवर्तन किस में होता है, P, T ये जो होते हैं ये परिवर्तनशील होते हैं। क्या होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। यानी अगर किसी गैस के, किसी निकाय के दाब और टेम्परेचर, दाब और तापमान में परिवर्तन हो रहा है लेकिन उसका आयतन जो है वो कांस्टेंट है, क्या बोलेंगे, समायतनिक प्रक्रम बोलेंगे। अब आप लोग, मेरे ख्याल से आप लोगों को सारे समझ में आ गए होंगे। समदाबीय, दाब यानी प्रेशर, सम यानी समान रहना, यानी अगर दाब समान है, दाब में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, P प्रेशर में अगर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, V और T बदल रहे हैं केवल, तो क्या बोलेंगे, उसको समदाबीय प्रक्रम बोलेंगे। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसमें P क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और परिवर्तन किस में रहेगा, परिवर्तन रहेगा आयतन में और टेम्परेचर में, ठीक है। समतापीय प्रक्रम आइसोथर्मल प्रोसेस, इसमें क्या होता है, समतापीय यानी ताप कांस्टेंट, यानी T कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, और परिवर्तन किस में रहेगा, जो 2 बज गए वो P और V में परिवर्तन होगा। आया समझ में।
रुद्धोष्म प्रक्रम क्या होता है, ठीक है, एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है। एडियाबेटिक प्रोसेस में स्टूडेंट्स क्या होता है कि जो निकाय है उसको हम ऊष्मा नहीं देते, नहीं उसमें से ऊष्मा निकालते हैं, यानी निकाय अपना जो सिस्टम है वो और सराउंडिंग जो परिवेश है उनके बीच में कोई ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता, ठीक है, ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता। तो ऐसी कंडीशन को, ऐसी स्थिति में अगर P, V और T में परिवर्तन हो रहा है तो प्रक्रम को क्या बोलेंगे, एडियाबेटिक प्रोसेस बोलेंगे, रुद्धोष्म प्रक्रम बोलेंगे। ऐसे मान लो कि एक ग्लास है, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, और इसको हमने क्या किया, एक ऐसी दीवार से बंद कर दिया जिससे ऊष्मा बाहर नहीं निकल सकती, ऐसे दीवार से बंद कर दिया। जैसे जो थर्मस होता है, थर्मस की तरीके से मान लो, जैसे थर्मस होता है उसके अंदर हमने गर्म पानी भर दिया, तो इसमें से वो गर्म का गर्म ही रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि इसके अंदर से ऊष्मा न तो बाहर निकल सकती है और न ही ऊष्मा बाहर से अंदर आ सकती है। अगर ऐसा कोई प्रोसेस है तो उसे हम क्या बोलेंगे, रुद्धोष्म प्रक्रम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एडियाबेटिक प्रोसेस बोलेंगे। तो इसमें केवल ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, सिस्टम और परिवेश के बीच में ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, लेकिन किसी भी तरीके से ताप दाब आयतन बदलते हैं, यानी P, V और T तीनों जो हैं वो क्या होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। क्या होते हैं, परिवर्तनशील। तो स्टूडेंट्स ये 4 प्रक्रम है, चारों प्रक्रम आप लोगों को अच्छे से आने चाहिए। चारों प्रक्रम मैंने समझा दिए हैं, ठीक है, आप लोगों को नाम से पता रहेगा, लेकिन इसमें जो समझना है वो तो नाम से समझ जाओगे, ये नहीं है समझना, इनमें किए गए कार्य से है। स्टूडेंट्स किससे हैं, कार्य से, कि इन प्रोसेस में कार्य क्या होता है, कैसे ज्ञात किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वो कार्य अपन देखेंगे अपन अगली क्लास में, लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक चीज और समझनी है। क्या समझना है, एक तो आप लोगों को समझना है ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम या शून्य नियम, ठीक है स्टूडेंट्स। एक तो क्या देखना है, ऊष्मागतिकी का शून्य नियम और एक ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, ये तो आज ही देखेंगे अपन, लेकिन इसके जो कार्य हैं वो अगली क्लास में देखेंगे, क्योंकि अभी मैं आप लोगों को ये नियम समझाऊंगा, ठीक है। देखो क्या होता है ऊष्मागतिकी का शून्य नियम। तो स्टूडेंट्स ये शून्य नियम क्या है कि मान लो अपने पास 3 प्रोसेस है, 3 निकाय हैं अपने पास, एक्चुअली में क्या है, 3 निकाय हैं। बहुत आसान है नियम, कोई इसमें इतना ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने क्या किया, इसको एक ऊष्मारोधी दीवार से कवर किया है कि ऊष्मा का आदान प्रदान निकाय और परिवेश के बीच में नहीं हो रहा है। ये कोई ए निकाय है, ये कोई बी है, ये कोई निकाय सी है। आया स्टूडेंट समझ में, बी और सी का कोई कनेक्शन नहीं है, इन दोनों के बीच में कोई ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो रहा है। ऊष्मा का आदान प्रदान हो रहा है तो ए और बी के बीच में हो रहा है, ए और सी के बीच में हो रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स शून्यांकी नियम ये कहता है कि ए और बी अगर तापीय साम्य में है, तापीय साम्य का मतलब इन दोनों का टेम्परेचर कांस्टेंट है, इन दोनों कांस्टेंट का मतलब इन दोनों का टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर में कोई डिफरेंस नहीं है इन दोनों के, तो इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, तापीय साम्य। अगर ए और सी तापीय साम्य में है, यानी इन दोनों के टेम्परेचर समान है, तो बी और सी भी आपस में तापीय साम्य में होंगे। बहुत आसान सा नियम है, आप लोग आसानी से समझ सकते हो, इसको कॉमन सेंस लगा के भी देख सकते हो। अगर टी ए और टी बी बराबर है, यानी इसका टेम्परेचर और इसका टेम्परेचर बराबर है, ऐसे ही टी ए और टी सी बराबर है, इन दोनों का टेम्परेचर भी अगर समान है, बराबर है, तो इसका मतलब टी बी बराबर क्या होगा, टी सी होगा। बहुत आसान नियम है, इन दोनों का टेम्परेचर भी क्या रहेगा, कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब बराबर रहेगा, इन दोनों का टेम्परेचर भी क्या रहेगा, बराबर रहेगा। इन दोनों का टेम्परेचर सेम रहेगा, इसका मतलब ये दोनों भी एक दूसरे से क्या है, तापीय साम्य में है। किस में है, तापीय साम्य में। तो स्टूडेंट्स ये है ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम, बड़ा आसान सा नियम है। दूसरा जो है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, यह आप लोगों को अच्छे से समझना है, क्योंकि ये वाला नियम यहां पर काम में लेने वाले हैं हम। तो ऊष्मागतिकी का प्रथम
नियम। ठीक है, देखो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है। सबसे पहले तो ध्यान रखना, यह नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत आप लोगों को पता होगा। दूसरा, ये जो है आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना देता है, आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना देता है। ऐसे मान लो कि आंतरिक ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है, कैसे होता है, वो सब ये नियम हमें समझाता है। इसके अलावा ये प्रकृति के प्रत्येक निकाय पर लागू होता है, प्रकृति के प्रत्येक निकाय पर लागू होता है। ध्यान रहेगा। नेक्स्ट जो आप लोगों को और ध्यान रखना है वो क्या है कि ये पदार्थ की तीनों अवस्थाओं पर लगता है, पदार्थ की तीनों अवस्थाओं पर, पदार्थ की तीनों अवस्थाओं मतलब ठोस, द्रव, गैस, पदार्थ कैसा ही हो, सब पर ये नियम लागू होता है। तो ये चारों पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है। ये जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। क्या है ये नियम, मैं समझाता हूं। मान लो कोई निकाय है, ठीक है, वही अपन गैस सिलेंडर वाला सिस्टम ले लेते हैं। ठीक है, यहां पर गैस भरी हुई है, एक पिस्टन लगा हुआ है। तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम यह कहता है कि अगर मैंने इस निकाय को कुछ ऊष्मा ऊर्जा दी, डी क्यू, क्यू यहां पर ऊष्मा ऊर्जा है, इसको कुछ ऊष्मा ऊर्जा मैंने दी, तो वो ऊष्मा ऊर्जा दो ऊर्जा के रूपों में बदल सकती है। दो कौन कौन से? या तो जो भी ऊष्मा ऊर्जा हमने दी उसका कार्य हो सकता है, या वो ऊष्मा ऊर्जा इसके अंदर संचित हो सकती है आंतरिक ऊर्जा के रूप में, या ऊष्मा ऊर्जा थोड़ा कार्य थोड़ा आंतरिक ऊर्जा दोनों में बदल सकती है। यानी हम कहें तो ऐसा कह सकते हैं कि किसी भी निकाय को अगर ऊष्मा ऊर्जा दी जाती है तो वो ऊष्मा ऊर्जा किस में बदल जाती है? या तो कार्य में या आंतरिक ऊर्जा में। बस इतना सा नियम है। ठीक है, यानी मान लो सिंपल सा ऐसे समझ लो, मैंने इसको 100 जूल ऊर्जा दी। कितनी ऊर्जा दी? 100 जूल ऊष्मा के रूप में। तो उस 100 जूल में से अगर मान लो 10 जूल का कार्य हो रहा है, कितने जूल का? 10 जूल का कार्य हो रहा है, तो बच गई जो 90 जूल है वो आंतरिक ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगी। अगर मान लो मैंने 100 जूल ऊष्मा ऊर्जा दी, 50 जूल का कार्य हो गया, तो 50 जूल इसमें संचित हो जाएगी ऊष्मा ऊर्जा के रूप में। अगर मान लो मैंने ऊष्मा ऊर्जा 100 जूल दी और 100 का ही कार्य हो गया, 100 का ही क्या हो गया? कार्य, तो आंतरिक ऊर्जा 0 हो जाएगी। आया समझ में? तो ये नियम ऐसा है, dq बराबर dw प्लस du, यानी किसी निकाय को दी गई ऊष्मा ऊर्जा, उसमें उस निकाय द्वारा किए गए कार्य और उसकी आंतरिक ऊर्जा के रूप में संचित होती है। तो ये क्या है? ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने जो भी ऊष्मागतिकी का बेसिक था वो सारा लगभग कवर कर दिया है। इसमें कुछ टॉपिक और बचे हैं, तो एक क्लास अपनी और होगी जिसमें जो बचा हुआ थ्योरेटिकल पोर्शन है वो हो जाएगा। उसके बाद में एक क्लास में और लूंगा जिसमें इन सभी टॉपिक पर जो भी ऊष्मागतिकी के हैं, जो भी न्यूमेरिकल बन सकते हैं, ठीक है, लंबी क्लास होगी वो, उसमें जितने भी न्यूमेरिकल हैं, एमसीक्यू हुए, वो सारे अपन कवर कर लेंगे। तो इस तरीके से मेरे ख्याल से 3 क्लासों में आसानी से ये चैप्टर हो जाएगा। तो आप लोग जो है इस चैप्टर के नोट्स बना लेना। ठीक है, नोट्स कैसे बनाने हैं आप लोगों को पता है। जो भी मैंने आप लोगों को समझाया है अपनी लैंग्वेज में लिखना है, और नोट्स जो है वो बना के रखना, जब भी आप लोग रिवाइज करोगे तब काम में आएंगे। अपनी एक क्लास और होगी, तो जो भी क्लास से जल्दी लेके आऊँगा वो क्लास जो है वो बचा हुआ पोर्शन है उसमें मैं कवर कर दूंगा, और एक क्लास में इसके एमसीक्यू अपन कंप्लीट कर लेंगे। तो आप लोगों को इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना मुझे, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ठीक है, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।